नमस्कार। भारतेंदु नाट्य अकादमी के कार्यक्रम रंगनाद में आप सभी का स्वागत है। जब सुर खनकते हैं बेजान साजों से, आवाज के पंखों पर उड़ने लगता है कोई गीत। जब झूम झूम लहराते हैं ये दिल, क्योंकि संगीत दिलों का उत्सव है, संगीत दिलों का उत्सव है। गीतों के रंग न हो तो नीरस है ये जीवन, सरगम के सुर न छिड़े तो सूना है मन आंगन। हवाओं में भी संगीत है, लहरों में भी संगीत है। संगीत है बारिश की रिमझिम में, धड़कन में संगीत है, सांसों में संगीत है, संगीत है कुदरत के कण कण में। तो आज के हमारे मेहमान हैं नाट्य संगीत के शिरोमणि पंडित अमोद भट्ट जी, जो भारत भवन में रहे, जिन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त है, जिन्होंने अनगिनत नाटकों में संगीत दिया है, टीवी फिल्मों में भी संगीत देने का इनका अनुभव है। संगीत सिखाते हैं, संगीत पढ़ाते हैं, संगीत को ओढ़ते और बिछाते हैं। तो हम स्वागत करते हैं अमोद भट्ट जी का। नमस्कार अमोद भाई। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद विवांशु भाई। बहुत लंबा आपने तारीफ का कसीदा पढ़ लिया, लेकिन कविता से शुरुआत की, वो बहुत अच्छी है, जो आपकी अच्छे लेखक होने का परिचय देती है। नहीं, रंगनाथ के इस मंच पर आज आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी तो काफी अरसे से मुलाकात भी नहीं हुई है जी, तो आज इस मंच पे आकर आपसे भेंट भी हो पा रही है, तो ये सुखद है हम सब के लिए। तो अमोद जी, वैसे बता दूं सुनने वालों को भी कि हम दोनों ही कारण जी जो हमारे गुरु रहे हैं, तो हम लोग एक तरह से गुरु भाई हैं। हाँ जी, तो मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूँ। अमोद जी, ये संगीत कैसे जीवन में आया, कब और कैसे, प्रारंभ कैसे हुआ? इसकी एक कहानी है। ये मेरे परिवार से मुझे विरासत में मिला। तो जब विरासत से कोई चीज मिलनी होती है तो हम उसकी हमें शुरुआत पता नहीं चलती है, हमने कब हमें इसका संस्कार पढ़ा, और वो हमारे कानों में और हमारे माहौल में रचा बसा होता है। तो अगर एग्जैक्टली अगर मैं पीछे जाऊं तो मुझे लगता है कि मैं शायद 4-5 साल का रहा होऊंगा, तब से ये कानों में मेरे स्वर ताल का मुझे अनुभव होने लगा और मैं उस माहौल में थोड़ा रचने बसने लगा। और एक सीखने के दौरान के जो अनुभव हुए मुझे, उसमें एक अनुभव सीखने के दौरान का बहुत ही शुरुआती दौर का था, जब मैं ऑल इंडिया रेडियो में एक ऑडिशन के लिए मेरे घर पे ही आ गए लोग, परिचित होने की वजह से, भोपाल रेडियो के। तो उन्होंने हम लोगों को जो गाते बजाते देखा, तो उन्होंने हमें आकाशवाणी में एक औपचारिक ऑडिशन के लिए बुला लिया और वहाँ हम पहले राउंड में पास हो गए। और मैं वहाँ तबले की और कुछ गाने की, कुछ बच्चों के जो कार्यक्रम में मैं थोड़ी भूमिका अदा करने लगा। एक उसका वाकया है बड़ा कमाल का, कि एक बार मैं तबला बजा रहा था एक बच्चों के कार्यक्रम में, बालवाणी या ऐसा कुछ प्रोग्राम था। तो मैं, इससे ये पता चलेगा कि मेरे साउंड को लेकर के कितनी मेरी एक जिज्ञासा रही है। तो एक मम्मी की मेरे घर में ना बिछिया थी, जो उन्होंने उतारी होगी कभी या बदलने के लिए। तो वो छन 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 उसकी जो घुंघरू की आवाज थी, उसको मैं अपनी उंगली में पहनकर और मैं तबला लेकर आकाशवाणी चला गया और पूरे टाइम मैंने घुंघरू की छमछम के साथ में तबला बजाया। तो बाद में कहा गया कि एक वो घुंघरू की आवाज जो आ रही थी, छमछम, वो क्या था, वो कौन बजा रहा था? तो मैंने कहा वो मेरी उंगली में लगी हुई थी मम्मी की बिछिया। तो कहते ना कि तबले के साथ में और क्या चीज जुड़ जाए, एक साउंड को जोड़ने का जो एक हमारा जो एक उपक्रम है, जो संगीत, रंग संगीत में जिसको हम एक बड़ी परिभाषा देते हैं कि साउंड कोलाज। तो हमने अपने एक सोलो स्वतंत्र वादन में भी एक इंस्ट्रूमेंट की एक तरीके से एक झलक दिखाई। 1981 में भारत भवन की स्थापना हुई, रंगमंडल भारत भवन की। तो वहां से सही मेरी शुरुआत मानी जाएगी, जो रंग संगीत की झलक जहां से मिलना शुरू होती है। तो ये जो एक तारतम्य था, जो बचपन से लेकर के यहाँ तक का, ये इसमें
एक तरीके से जो शिक्षा दीक्षा थी वो एक क्लासिकल अंदाज की थी, जिसमें तबला भी शामिल था, एक भाव संगीत भी शामिल था, उसमें शास्त्रीय गायकी भी शामिल थी, उसमें गिटार भी शामिल था। गिटार जो हवाइन गिटार जो आजकल क्लासिकल जो बजाया जाता है वो भी इसमें शामिल था। तो कई चीजों के इंस्ट्रूमेंट्स का सहारा मेरे कान में जब मुझे मिला तो मेरा इससे थोड़ा सा एक ऑर्केस्ट्रल म्यूजिक के प्रति रुझान बढ़ा। तो मतलब कहने का कि परिवार से ही आपको संगीत का संस्कार मिला। जी जी। और फिर आप भारत भवन में गए, लेकिन भारत भवन में रंगमंडल में प्रमुखता अभिनेताओं की थी, तो आप संगीत के लिए गए थे या अभिनय के लिए गए? ये भी एक अच्छा एक रोचक प्रसंग है कि भारत भवन में रेपर्टरी की स्थापना हुई कारन जी के निर्देशन में, और वहां पर सारी कलाकारों की जो शुरुआत की ट्रेनिंग शुरुआत हुई। उस दौरान म्यूजिक की ट्रेनिंग भी बड़ी जोर की चलती थी। कारन जी का संगीत के जरिए ही सब रंगमंच उनका शुरू होता था। तो कई नाटक हो चुके थे छोटे छोटे जिसमें संगीत की झलक दिखती थी। एक नाटक दो कश्ती का सवार बैरी जॉन दिल्ली से आए थे, उन्होंने हमारे साथ किया, जो भोपाली परिवेश में भी था और म्यूजिकल था, सर्वेंट ऑफ टू मास्टर कार्लो गोल्डोनी का। तो उसका संगीत जब तैयार हो रहा था तो उस दौरान कारन जी को बहुत सी लाइट एंड साउंड ग्वालियर का और काफी चीजें उनको उनकी व्यस्तता बढ़ गई थी, और काफी व्यस्त कार्यक्रम के दौरान वो संगीत भी करते थे। तो उस दौरान उनको महसूस हुआ कि एक हमारी म्यूजिक की टीम तैयार होनी चाहिए जो हमारे सारे नाटकों को अच्छे से संभाले और शुरुआत से रहे। वो ट्रेनिंग से भी गुजरे, मतलब सिर्फ नहीं कि म्यूजिशियंस आते हैं 4 दिन पहले और आकर के आपके नाटक में जुड़ जाते हैं और आधे मन से पूरे मन से जैसा भी है उनका मन उससे जुड़ करके और फिर अगले दिन भूल जाते हैं, कागज भी कहीं उनका छोड़ देते हैं, वहीं म्यूजिक पिट में छोड़ के चले जाते हैं। तो वो यादें वहीं पर छोड़ के चले जाते हैं, साथ कुछ नहीं ले जाते हैं। तो साथ में रखने, ये रंगमंच की चीजें साथ में रखी जाती है ताज़ जिंदगी। तो उस दौरान मेरे पास खबर आई और मैं एक ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहा था, और मेरे भाई के दोस्त के जरिए खबर आई कि कारन जी इस तरीके के संगीत के लोगों को जोड़ रहे हैं, तो आपको शाम को 3 या 4 बजे आपको बुलाया गया है। जानकारी उन्होंने मेरी दे दी थी। तो वहां पहुंचा तो वहां ऑलरेडी रिहर्सल चल रही थी। तो एक छोटा सा परिचय कारन जी से हुआ। कारन जी ने कुछ नहीं कहा, कारन जी ने सिर्फ पास में बैठा लिया और म्यूजिक रिहर्सल कंप्लीट करी और बिना कुछ बात करे ही चल दिए, जैसे कि फितरत आप जानते होंगे कि उनके कार्य व्यवहार में उनके उसमें कुछ ऐसी चीजें थी कि जिससे महसूस होता था कि भाई ये इनको हमारे बारे में क्या राय है कुछ पता नहीं चल रहा है, और वो ऐसा आवाज देते भी नहीं है। वो चले गए। फिर दूसरे दिन का टाइम फिक्स हुआ, तो मैं जब गया तब उन्होंने मुझे सिखाना शुरू कर दिया कि अब आप सारे मेरे गाने को समझिए, साथ में एक हारमोनियम लेकर बैठिए, साथ में गाइए, और जब मैं नहीं रहूं तो आप ये रिहर्सल कंडक्ट कीजिए। और साथ में बैरी जॉन के वो रन थ्रूज भी शुरू हो गए थे। तो ये मेरी पहली नाटक की एक एंट्री थी कि जिसमें कारन जी ने एक किस्म का एक भार मेरे ऊपर छोड़ दिया था, लेकिन कहानी था, वो शब्दों में बयान नहीं करते थे। वो औपचारिकताओं से परे थे। औपचारिकता तो थी नहीं उनके जीवन में किसी तरह की, कभी भी किसी के साथ। और रंगमंच की जितनी सघन उस समय प्रशिक्षण और पूर्वाभ्यास का दौर चल रहा था कि मेरे कुछ मेरी शांति प्रियता या कहें या थोड़ा फेयर भी कहें, तो कई कलाकार लोग जो आज बॉम्बे में भी हैं रंगमंडल के पहले बैच के, तो वो मुझसे कई बार कहते भी थे, शाम को आओगे भैया, शाम को आओगे ना। तो वो खबर भी देते थे कि नहीं ये जो आया है आमोद, इसने काम बहुत संभाला है अच्छे से, और ये इसकी बहुत बहुत कंसंट्रेशन से करता है ये काम। बिल्कुल कोई इसको एक तो स्थानीय होने का कोई घमंड भी नहीं है इसको कि मैं स्थानीय हूँ, घर का हूँ, तो मैं
थोड़ी मुझे थोड़ी सी मोहलत मिला करे, मैं कभी लेट आऊं तो भी चलेगा, वो नहीं, बल्कि सबसे समय पर पहुंच करके मैंने काम को अंजाम देना शुरू किया। वहां से रंगमंडल की शुरुआत हुई और ये हर नाटक पे मैं जुड़ता चला गया और उसके बाद में कई बार ऐसा मौका आया कि हर चीज को मुझे संभालना पड़ा। कहने का मतलब है पूरा जिम्मा संगीत का आपके मत्थे आ गया। तो लेकिन सब आपके समवयस्क लोग थे, युवा साथी थे, और सब अभिनय करते हुए आप उन्हें भी देख रहे थे। हाँ। कभी जी नहीं चाहा अभिनय करने का? किया था आपने कभी अभिनय करने का मौका थिएटर में कहकर नहीं आता है, या सोच करके भी नहीं मिलता है। कई बार, एक दो बार क्या हुआ कि कुछ एक्टर्स छुट्टी से लौट कर नहीं आ पाए, जैसे दिवाली की छुट्टी पर, या जो हमारा समर वेकेशन होता था एक 2.5 महीने के नाट्य समारोह के बाद में, जब हम वापस आते थे जुलाई में, तो कुछ लोग उसमें थोड़ा ज्वाइन लेट करते थे। तो ऐसा मौका एक बार आया कि मुझे 2-3 नाटकों में एंट्री लेने का मौका मिला। तो वहां से मुझे पता चला कि अभिनय की ट्रेनिंग क्यों कराई जाती है, क्योंकि पहली बार जो आप करते हो वो कुछ बिना सोचे समझे वाले कार्यकलाप होते हैं, जिसका कोई स्पीच से और हाव भाव से, जेस्चर से कोई तालमेल नहीं बैठता है। वो आगे पीछे की बातें करते हैं। अगर आपका हाथ पहले चल रहा है, बात में बोल रहे हैं, कभी बात बाद में बोल रहे हैं, हाथ पहले चल रहा है, तो ये तालमेल जब मेरा नहीं हुआ एक दो जगह पर। और ये कौन सा नाटक की बात बता रहा हूँ मैं, स्कंदगुप्त की बता रहा हूँ, जहां पर भीम वर्मा दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि भाभी दुर्ग का द्वार टूट चुका है, भैया गिरी संकट में घिरे हुए हैं, आप लोग सतर्क रहिए। और मैं तो ये तब मुझे लगा कि ये भार वाला काम है भाई। अभिनय एक जो करने की का कॉन्फिडेंस है, जो कला है, वो बहुत सीखने की कला है। और जहां पर मुझे पता चला कि हारमोनियम पर जब मैं हाथ रखता हूं तो जो कॉन्फिडेंस के साथ मैं अपना काम करता हूँ, उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ में एक्टर्स स्टेज में काम करते हैं, और तभी वो काम फलता फूलता है। तो ये एक तो मौका हुआ। दूसरा, एक मार्च में एक जोकर नुमा जो मार्च में एक होता है, जो बैढव नाम जिसका होता है, जो बड़ा राज परिवार का साथी संगी होता है राजकुमार का, तो वो छेड़छाड़ करता है। तो वो एक नाटक मैंने जब किया तो कारण जी ने आकर कहा कि रेपर्टरी में किसको फॉलो करते हो, क्योंकि ये कॉमिक टाइमिंग तुम्हारी अगर अच्छी एक दो आई है तो तुमने कुछ ना कुछ तो कहीं से गुर लिया है। तो वहां के उस समय के मेरे जो अच्छे कलाकार जो थे और अच्छे टाइमिंग के जानकार थे, द्वारका प्रसाद जो हबीब साहब के ग्रुप के थे, ये इनका कॉमेडी में ऐसा था कि बिल्कुल नेचुरल करते थे, और पब्लिक इतनी हंसती थी, तो हम लोग सोचते थे कि भाई ये कैसे इतना संभव हो पा रहा है। तो एक चीज उन्होंने देखी कारण जी की, कहने का मतलब ये है कि उन्होंने एक म्यूजिशियन को जब एक्टिंग करते देखा तो उसके पास जाकर के पूछते थे कि तुम्हारा सोर्स क्या है, तुम कैसे कर रहे हो, बताओ मुझे जानकारी दो, मुझे सीखना है, मुझे समझना है। जैसे कई बार वो कहते थे कि तुम म्यूजिक क्लास कैसे लेते हो, मुझे बताओ। तो मैं कहता सर आपसे मैं पूछूंगा कि आप मुझसे पूछेंगे। तो बोले नहीं, मुझे बताओ ना तुम कैसे लेते हो। तो एक जो बच्चे वाली जिज्ञासा कारण जी के अंदर उनके व्यक्तित्व में थी कि तुम कैसे लेते हो, मुझे बताओ, तुम ये कैसे करते हो, तुमने ये एक्टिंग कैसे किसको फॉलो किया, तुम्हारी ये अच्छी टाइमिंग कैसे आई। तो ऐसी चीजें मेरे जीवन में आई और ये बड़े सुखद अनुभव रहा है। ऐसे मुझे मौके मिले अभिनय के, क्योंकि आप तो उस तरह की पूरी शिष्यता में रहे और कारण जी स्वयं अभिनय कर चुके थे 1-2 नाटकों में, तो मुझे लगा था कि आपने भी तो कुछ तो शुरुआत की होगी, किसी नाटक में भूमिका जरूर रही होगी। तो अमोद भाई, जैसे एक इतिहास रहा है गुरु शिष्य परंपरा की, तो आज ये तिरोहित हुई है या अभी भी आपको लगता है कि ये परंपरा उस तरह से कायम है जैसी थी? क्या कहना चाहेंगे? नहीं, गुरु शिष्य परंपरा का चलन तो जैसा हर कला में है इसमें भी है, लेकिन इसमें हम उस तरीके से उसको निभाने की कोशिश नहीं करते हैं। जैसे गुरु शिष्य परंपरा में दूसरी विधाओं में जैसे बहुत तरीके से
अनिवार्य अनुशासन है कि आपकी बोलचाल का, बैठक व्यवस्था का, आपके आदर सत्कार का, तो थिएटर में वो सब अंदर रखी जाती हैं चीजें। वो भावना हम उजागर नहीं करते हैं। हमारे मन में पूरी श्रद्धा रखते हैं, लेकिन हम कई बार बाप बेटे का रोल, कई बार दोस्त का रोल किसी अपने गुरु के साथ कर सकते हैं, तो कभी ऐसा रोल भी कर सकते हैं जिसमें हमें उसको डांटना हो, फटकारना हो, हमें थप्पड़ भी मारना पड़ सकता है। तो हम अगर इन भावनाओं को दरकिनार नहीं करेंगे तो हम एक तरीके से अभिनय के प्रति सजग नहीं कहलाएंगे। तो गुरु शिष्य परंपरा या अपने सीनियर्स जूनियर्स का जो तालमेल है, जो सबसे ज्यादा एक पारिवारिक माहौल जो थिएटर में मिलता है, ये बाकी जगह से थोड़ा अलग है, लेकिन गुरु शिष्य परंपरा का भाव कायम है और वो बहुत मन के अंदर है। एक तरीके से वो एक सम्मान, आदर सत्कार अंदर है। जैसे अब आप, क्योंकि आप तो पंडित हो गए हैं, संगीत के इतने बड़े ज्ञाता, मतलब कोई भी ऐसा विद्यालय, नाट्य विद्यालय नहीं है जहां पहली प्रमुखता आपको संगीत के लिए न दी जाती हो। वो अलग बात है कि आपके व्यस्तताएं होती हैं तो लोग गाय बगाए इधर उधर चले जाते हैं, लेकिन जब आप नाटक में संगीत देते हैं तो किस तरह की परिकल्पना होती है आपकी, किस तरह का विचार, किन पहलुओं को आप ज्यादा ध्यान देते हैं? सबसे पहले नाटक का की विषय वस्तु एक दिमाग में रहती है। उसके बाद में सबसे ज्यादा जो मैं निर्भर करता हूँ, वो डिपेंड करता हूँ वो निर्देशक के ऊपर, क्योंकि निर्देशक से अलग धारा लेकर के और अलग विचार रख करके आप जा तो सकते हो अलग, लेकिन बहुत दूर तक नहीं जा सकते। कहीं ना कहीं एक सामंजस्य बैठाना होगा, तो वो काम मैं पहले ही कर लेता हूँ। कई बार क्या होता है, बहुत बाद में ये चीजें फिर डेवलप होती हैं कि नहीं, हमें इस दिशा में नहीं जाना था, शायद हमें इस दिशा में जाना था, लेकिन उस तब तक काफी देर हो चुकी होती है। तो मेरी प्रैक्टिस है कि निर्देशक के साथ में रहिए, रिहर्सल से जुड़े रहिए, लगातार रिहर्सल को देखिए, परखिए, और आपका काम ना भी हो तो भी आप स्क्रिप्ट लेके बैठ जाइए, आप अपनी कुछ नोट्स कीजिए, हारमोनियम पास में रख लीजिए। प्रमोद भाई, एक बात, क्योंकि मैं भी तमाम विद्यालयों से, जैसे रंग संगीत का एक संस्कार, जो एक शिक्षा विधिवत देनी चाहिए, कई जगह नाट्य विद्यालय में संगीत की फैकल्टी ही नहीं है। अचानक साल में एक बार कोई म्यूजिकल प्ले करते हैं, तब आप पड़ताल करते हैं कि कौन गा पाता है, कौन नहीं गा पाता है। तो मुझे बड़ा एक अजीब सा लगता है कि मतलब जो एक संस्कार, कम से कम संगीत का संस्कार, तो एक विधिवत उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। आपको क्या नजर आता है? ये पिछले मतलब आज की बात नहीं है, ये समस्या हम अगर कहें तो एक 10 से 15 साल का एक वैक्यूम आया है। उस वैक्यूम में सारी इंस्टीट्यूशंस, सारी नाट्य विद्यालय के में वो जगह खाली महसूस हो रही हैं, और हम कुछ लोगों को बुला के चंद दिनों के लिए बुला करके अपना काम निकाल लेते हैं। और उससे क्या हो रहा है कि एक जो प्रमोशन होना चाहिए, हमने 10 साल में हो सकता है हम 10-15 अच्छे संगीतकार पैदा कर सकते थे, अगर हम एक उनकी निरंतरता को और कंटिन्यूटी को और उनको बढ़ावा देते। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम संगीत को, रंगमंच के संगीत को कुछ दिनों की प्रैक्टिस मानते हैं, अभ्यास मानते हैं कि नाटक अगर 1 महीने लेगा तो 10 दिन म्यूजिक के लिए निकाल दीजिए। तो 10 दिन म्यूजिक के लिए निकाल दीजिए, तो 20 दिन वो म्यूजिक वाला क्या करेगा? मतलब हम ऐसा सोचते हैं कि 20 दिन उसके लिए कोई काम नहीं है, घूमता फिरता रहेगा वो, उस नाटक में तो 10 दिन ही मेहनत करेगा, 20 दिन तो कोई काम नहीं करेगा। तो जो मैंने जो अब अपनी बात कही थी कि मैं पहले दिन से जुड़ना चाहता हूँ, मैं दूसरे दिन से जुड़ना चाहता हूँ, मैं रीडिंग सेशन से नाटक की, तो ध्वनि जो मेरे कान में आएगी उसी को तो मैं एक एक्सटेंड करूंगा। तो आखिरी 10 दिन का काम है, आखिरी 12 दिन का काम है। कुछ अच्छे एक्टर हैं जो गाते हैं, वो कुछ संभाल लेंगे, कुछ काम ये कर लेगा, कुछ काम ये कर लेगा, तो ये खिचड़ी प्रक्रिया जो है, तो इस किस्म का एक प्रैक्टिस पिछले 10-12 साल से चल रही है, जिसकी वजह से ये समस्या गहरी होती जा रही है। आज अगर मैं कहूं कि मुझे 30-35-40 साल का अनुभव है, अगर हम 81 से लगा लें तो आज 40वें साल में, 41वें साल में, तो मैं अगर किसी संस्था में हर साल 10 या 15 दिन के लिए जाता हूं, तो मुश्किल से मैंने
बड़ी से बड़ी संस्थाओं में 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने से ज्यादा काम नहीं किया हुआ अपने 40 साल में। जो कहना चाहिए कि उदासीनता की वजह से एक अच्छे प्रैक्टिशनर को उसकी सेवाएं जितनी मिलनी चाहिए थी, जितने लोगों को वो तैयार कर सकता था, जो एक शिष्य परंपरा कहें या एक रंग संगीत की एक घराने की परंपरा करें, जिसको हम हबीब साहब जैसे लोग हुए, आपके मोहन उप्रेती जी जैसे लोग हुए, या बाबा काल जैसे लोग हुए, इस तरीके के लोगों के जो हमने सीखा, उनके कुछ शेयरिंग करते उनके साथ में, तो आज वो तैयार हो जाते। तो आज हमारे सब जगह पर 1-1, 2-2 लगे होते लोग, जो बड़ी अच्छे ढंग से म्यूजिक को जान रहे होते, कर रहे होते, और वो फिर और तैयार करते। तो ये एक बहुत बड़ी उदासीनता रही है। ये हमारे नाट्य विद्यालय के मैनेजमेंट की भी इसमें थोड़ी, मतलब जो अनिवार्य था, संगीत तो बहुत अनिवार्य हिस्सा है शिक्षा का, लेकिन उसको ही उस तरह की प्राथमिकता नहीं दी गई। ये एक बहुत मतलब दुखद बात है। सवाल का सिलसिला चलता रहेगा। मैं चाह रहा हूँ कि अब कारण जी को हम लोग तो कभी विसरा नहीं पाते हैं, तो मैं चाहूंगा कि कुछ उनकी याद में कोई ऐसा गीत। कारण जी का है वतन का गाना बाँचे जो बानी गाथा पुरानी, जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखा, वो मुझे एक थिएटर की, एक गायकी के गायक के रूप में भी, और थिएटर की एक कंपोजिशन का फॉर्मेट जो कि सरलतम होते हुए भी कैसे आपको एक ताकत से भर देता है और कैसे उसकी समझ बढ़ाता है, वो एक नजारा मैं आपको दिखाता हूँ एक तरीके से, ताकि कारण जी के लिए भी एक ट्रिब्यूट हो जाएगा, और उनकी हैवतन जैसे बड़ा प्रिय नाटक उनका रहा है, उसको भी हम याद कर लेंगे। गाथा गाथा कैसा विषम गंध तन और मन का, कैसा विषम गंध तन और मन का, किस तन में ब्रह्मा किस मन को, किस तन में किस तन में ब्रह्मा ने किस मन को डाला, किस तन में ब्रह्मा ने किस मन को डाला। पूजा है प्रारब्ध माथे का लेखा, पूजा है प्रारब्ध माथे का लेखा, हाथों में हाथों में रचीले को जाना, हाथों में रचीले को जाना। गहरा है जीवन कहाँ था इसकी, गहरा है जीवन कहाँ था इसकी, कभी खेल बदले कभी खेल कभी खेल बदले कभी खेले वाला, कभी खेले बदले कभी क्या बात, क्या बात। क्या बात, क्या बात। इतनी शुद्धता से, मतलब ये है नाट्य संगीत जिसे कहते हैं कि एक एक शब्द आपके मतलब दर्शकों के पास जा रहा है, सुनने वालों के पास जा रहा है। आज हम देख रहे हैं कि
तकनीक इतनी हावी हो गई है, फ्यूजन के नाम पे, इंस्ट्रूमेंट्स के नाम पे, रीमिक्स के नाम पे, तो आप इसको क्या कहेंगे? मुझे तो आज लगता है शोर ज्यादा बढ़ गया है, और उस तरह का जो कर्णप्रिय संगीत होता है या नाटकों में जो गीत का एक प्रवाह होता है, या वो शब्द जो आपको बेचैन भी करते हैं, कभी 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 वो माधुर्य भी देते हैं, उस तरह का प्रवाह नहीं रहा। क्या कहेंगे आप? नहीं, आज के फ्यूजन, हमने वैसे तो इसको एक शब्द तो हम इस्तेमाल करते हैं कि कुछ एक नई धारा का एक संगीत है, और जिसमें कुछ अलग किस्म की सोच लेकर के लोग आते हैं, जिसका कोई तालमेल ना हो, मतलब एक तरीके से फ्यूजन करने की कोशिश है वो, कि एक अलग किस्म की धारा संगीत की इंस्ट्रूमेंट को लेकर के या गायकी को लेकर के लेकर आए। लेकिन हम कहते हैं कि रंगमंच तो सबसे बड़ा फ्यूजन का उदाहरण है। रंगमंच से हम क्या कह रहे हैं, आज की तारीख में हम संगीत की एक अलग अलग जो हमने भाषा तैयार की है, अल्टीमेटली उसकी अगर हम ओरिजिनलिटी में जाएं तो ये संगीत रंगमंच से ही निकला हुआ है। अगर हम एक फ्यूजन की एक सिचुएशन के लिए हम अगर संगीत तैयार करते हैं, और उसमें तमाम तरीके की एक विसंगति भी होती है, संगति भी होती है, एब्सर्डिटी भी होती है, तो वो हम सब चीजों को जब एक रखते हैं तो वो एक फ्यूजन का काम ही करते हैं। लेकिन हम इसको फ्यूजन शब्द नहीं देते हैं, हम एक उसको देते हैं कि रंग ध्वनि कहें इसको, या एक तरीके के नाट्य उपयोगी संगीत। तो मुझे क्या लगता है, ये रंगमंच की एक धारा जैसा ही है, लेकिन उसमें हम अपनी जो बेसिक लाइन है, बेसिक लाइन से भी अलग हट जाते हैं, जो कि रंगमंच में हम नहीं करते हैं। ऐसा रंगमंच में हम बेसिक थ्रेड हमारा वही रहता है, हम कहीं से भी घूम के आएंगे लेकिन वहीं पर आकर के मिल जाएंगे। लेकिन फ्यूजन में ऐसा हुआ है कि आजाद ख्याली एक किस्म की, कि आप गिटार में आपने कुछ बजाया तो आप एक अलग आजाद एक आपने तरीके से उसको इजहार किया, गायक ने कुछ अलग ढंग का लिया, रागों को बदल दिया, मान लीजिए, मतलब कोई निश्चित व्याकरण नहीं है। हाँ, किसी तरह का निश्चित व्याकरण तो नहीं है। इम्प्रोवाइजेशन का जो एक कहना चाहिए ना, कि एक इम्प्रोवाइजेशन का जो एक स्टेज से हम जो गुजरते हैं, जो हम रंगमंच में भी गुजरते हैं, वो एक वैसा ही एक नजारा फ्यूजन में है, और थोड़ा सा पूर्वाभ्यास उसके लिए कर लेते हैं वो लोग। लोक संगीत का कितना योगदान आप मानते हैं? आप भी क्योंकि कंपोजिशन करते हैं, तो लोक संगीत का कितना, उसकी संरचनाओं आपके उसमें गानों में आती हैं या नहीं? शास्त्रीयता पे ज्यादा फोकस रहता है? लोक संगीत एक तरीके से वो कम्युनिटी का संगीत है, और जहां भी हम कम्युनिटी की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, तो हम जब उस पक्ष को जब हम संगीत के उजागर करते हैं, तो हम बहुत सारे लोगों के से एक साथ जुड़ जाते हैं। हम अपनी परंपराओं से जुड़ते हैं, हम अपने जमीन से जुड़ते हैं, हम मिट्टी से जुड़ते हैं। तो एक तरीके से लोक संगीत को तो अछूता छोड़ा ही नहीं जा सकता, उसको रंगमंच में बहुत बड़ी उसकी एक भूमिका है। और लोक संगीत की अगर उनके तत्वों की अगर किसी को जानकारी है, परख है, तो वो रंगमंच के लिए बहुत काम करता है, क्योंकि रंगमंच अल्टीमेटली रंगमंच बड़ा ईमानदार प्रयास है किसी भी चीज को दिखाने का। एक कहानी को बड़ी ईमानदारी से हम लिखने वाले ने लिखी है, उसको फिर प्रस्तुत करते हैं, अभिनेता पूरी जान लगाता है, उसमें सब चीजें रंग जुड़ते हैं उसमें, तो बड़ा ईमानदार प्रयास है। तो ईमानदारी हमें समाज से मिलती है, हमारे अपनी जमीन से मिलती है। हमने अगर उस जमीन से जुड़ करके हमने उस मिट्टी की को हमने उसकी खुशबू ली है, तो वो हमारा एक ईमानदार प्रयास होता है। जब हम उसको एक हल्का सा रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं या उसकी एक झलक दिखाते हैं, तो हम बहुत जल्दी अपने समाज से जुड़ जाते हैं, और समाज से जुड़ना एक नाटक के लिए बहुत जरूरी है। तो लोक संगीत एक तरीके का सिर्फ ये नहीं है कि लोक संगीत कोई हमने चीज सुनी और हमने उसको एक मजे के लिए गा दिया, मजा नहीं है उसमें आनंद है, उसमें आनंद की अनुभूति है, उसमें आत्मा है। तो हम अपनी आत्मा से अलग हटके तो कुछ नहीं कर सकते। तो लोक संगीत है, आप लोक संगीत के जितने भी ज्ञाता हैं वो पढ़े लिखे नहीं है। मैं तो कहीं पढ़ रहा था कि लोक संगीत
को बड़ा गांवटी और ऐसे भाषा को आज हम बोल भी नहीं सकते, हमें परिभाषाएं मिली। तो एक तरीके से वो उनके ऊपर चोट है, अगर ऐसी हम परिभाषित करें ऐसे कलाकारों के लिए। आज हबीब साहब का थिएटर पूरा एक लोक पर आधारित था। कारण जी की सब धुनों में कहीं ना कहीं लोक व्यवहार है। वो कई बार कहते थे कि मैंने कहीं पर स्ट्रीट सिंगर से कोई चीज सुनी और किसी नाटक में मैंने यूज करी। एक आल्हा वाली पद्धति, या मान लीजिए कि छत्तीसगढ़ में एक भरथरी गाई जाती है, तो उन्होंने कहा कि पता नहीं कहाँ से कानों में मेरे ये सब चीजें भरी हुई हैं, तो मैं ये नाटकों में एक तरीके से मेरे पास एक संसार है, उसका एक अंदर इतना जमा है कि मैं जब कोई भी चीज निकालता हूँ तो उसमें एक जमीनी खुशबू, एक मिट्टी की खुशबू आती है, उसमें एक प्रदेश की खुशबू आती है, चाहे वो किसी भी उड़ीसा का हो, चाहे वो कर्नाटक का हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो। मध्य प्रदेश में नहीं तो वो इतनी प्यारी धुनें नहीं बना सकते थे वो बुंदेलखंडी नाटकों की, जिसको फ्रिट्ज बेनेविट्ज ने डायरेक्ट किया था। और वो आपका कॉकेशियन चौक सर्कल, हाँ, इंसाफ का घेरा, उसमें लोरी अगर वो बनाते तो नहीं बना सकते थे, अगर वो उनको वहां की जो संगीत की महक नहीं उनको पता होती। अब जैसे वो उन्होंने बनाई थी, मोरे वीर की बनिया वो जमुना मोरे वो कपड़ा बदल रही है दूषा उसके, और सब राजसी कपड़े नदी में फेंक रही है और उसको गंदे कपड़े अपने पोटली से निकाल के पहना रही है। मोरे वीर की जमुना मोरे ने पूछा है ने बतियाए मैं तो है गाने बुरो साल त्यागे न तोरे साही ना झंडा आज करो चिथड़ो लत्तों से तोरो न सिंगार नदिया के पानी से तो मैं तो सब घर बिटवा मंजूर मानुष तो है बने हो महंगो दूध पियाओ ऐसो ने बिने तोरे छिन न बीत अब न छोड़ो जाए मोरे भाई तो ये जब वो कपड़े उतार रही है नदी के किनारे बैठ करके एक मंच में, जहां पर पीछे कोई सेट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई गिमिक्स नहीं है, कोई लाइट नहीं है, कोई आज जो जितने लाइट की जितनी चकाचौंध है आज वो कुछ नहीं थी पहले, आज से 25-30 साल पहले। और लोग हल्के से लोगों के आंखों में आंसू आ जाते थे कि उसने राजसी कपड़े या नदी में फेंक दिए और गंदे कपड़े उसको पहना के पगड़ी बगड़ी बांध के, और कह रही है, एक तरफ कमेंट भी करिए कि महंगा दूध पी रहा है तू, बहुत महंगाई बढ़ गई है, लेकिन ऐसा प्यार मेरा तेरे ऊपर आ गया है कि मैं तो तुझे नहीं छोड़ पाऊंगी और बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। तो अब ये मध्य प्रदेश का, अब कर्नाटक का की शख्सियत कारण जी और मध्य प्रदेश का फोक म्यूजिक का एक बड़ी गहराई की बात कहना, तो ये फोक म्यूजिक की ताकत है, लोक संगीत। उनके भीतर भी उस तरह की लोक धर्मिता थी, क्योंकि मैं अक्सर देखता था कि वो जिस भी प्रदेश में जाते थे वहां की बोली में संगीत ढूंढते थे, लोगों के हाव भाव से संगीत ढूंढते थे, कल कारखाने से संगीत ढूंढते थे। मतलब उनका तो सुनने का भी बहुत बड़ा वो था ना, सुनते बहुत थे वो, बहुत सुनते। तो वो इसीलिए उनको हर प्रदेश के फोक का, जैसे मेरे बाबूजी में मैंने कुछ ऐसे तुक में ना, ऐसे तुकांत में लिख दिए थे कुछ गीत। तो उन दिनों उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, बस मुझसे कहते थे तुमने कैसे किस धुन में इसको रचा है, तुम ऐसे गुनगुनाओ।
तो मैं कहता था मैं न कोई सुरताल जानता हूँ, ना मैं किसी गायकी को जानता हूँ, ना मेरे पास उस तरह का स्वर है। तो कहते थे लेकिन गुनगुनाओ, कुछ तो ऐसे गुनगुना के ही लिखा होगा ना, तो मैं सुनना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि किस तरह क्या गुनगुनाया था तुमने। तो इस तरह की उनकी पद्धति थी और वो इस तरह का संस्कार था। तो मैं तो यही कहूंगा कि आज मतलब ये मतलब आज की पीढ़ी के लिए ऐसे लोगों का ना होना, और आप जैसे सरीखे लोग हैं जो थोड़ा बहुत मतलब उस तरह से बांट पा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप जैसों की तो बहुत ही जरूरत है और गिनती के लोग हैं। अगर आज हम रंग संगीत, नाट्य संगीत की बात करें तो बामुश्किल नाम सामने आते हैं। तो ये भी एक विडंबना है कि हम अभिनेता तो इतने पैदा कर पा रहे हैं और हम इस तरह से रंग संगीत या किसी तकनीकी पक्ष में लोगों को नहीं खड़ा कर पा रहे हैं। इतने सालों के विद्यालय भी हो गए हैं, प्रशिक्षण का इतना लंबा सिलसिला चल रहा है। खैर वो सब बातें अलग हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जानना चाहूंगा कि भारत भवन के दरमियान आपकी स्मृति में कोई ऐसा नाटक जिसका एक अलग प्रभाव रहा हो, जिसकी यादें आज भी आपको मतलब उस तरह से स्पंदित करती हों? ऐसा है, हमें तो उस समय हम शुरुआती दौर में सभी कुछ अच्छा लगता है रंगमंच में। रंगमंच में कहते हैं ना, रंगमंच का जो नशा है वो ऐसे ही चढ़ता है। आज हम अपने छोटे छोटे घर परिवार के बच्चों को हम जब देख रहे हैं तो हम कहते हैं कि रिहर्सल में कैसा लगता है? बोले बहुत मजा आता है। मैंने कहा कि घर में आने का मन होता है वापस? बोले नहीं, लगता है कि वहीं बैठे रहें। तो ये बच्चे जो बोलते हैं अपनी अल्लड़ता से, तो ये रंगमंच की ये ताकत है। तो हम उस समय जब हम नए नए थे तो दो कश्ती के सवार जैसे नाटक से हमारी शुरुआत हुई, घाशीराम कोतवाल से शुरुआत हुई, फिर मालविकाग्निमित्रम बुंदेली में हुआ, फिर स्कंदगुप्त हुआ, अंधायुग हुआ। तो अंधायुग और स्कंदगुप्त ने बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा। मतलब अगर हम बातचीत में स्कंदगुप्त और अंधायुग को ना लाएं तो बात हमारी अधूरी ही रहेगी। तो अंधायुग हुआ उस समय पर बहुत हमें पता चला कि रंग संगीत में क्या ताकत है। कि मतलब हम छोटी सी टीम, छोटे से इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में हम महाभारत की उस भयानक रातों को, भयानक युद्ध को, भयानक और बनते बिगड़ते रिश्तों को कैसे हम मतलब दिखा रहे हैं, हम संगीत में क्रिएट कर रहे हैं। और ये कारंजी के रंग संगीत का जादू था कि हर चीज हमें लगता था कि ये सच में ऐसा ही हुआ होगा। तो एक स्कंदगुप्त, एक अंधायुग, ये दो नाटक बहुत मेरे ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा उनका। और इसमें सबसे बड़ी बात एक और भी थी कि स्कंदगुप्त के टाइम तक भारत भवन की जो टीम थी बहुत सशक्त हो चुकी थी। आपको याद होगा कि 1983-84 में एक मध्य प्रदेश ने 10 दिन का नाट्य समारोह दिल्ली में किया था, त्रिवेणी कला संगम में। और हम लोग उस समय 20-22-21 साल के रहे होंगे, तो काफी हलचल मच गई थी वहां। मतलब उन्होंने कहा था कि ये रेपर्टरी एक ऐसी है कि मिनटों में बस को अनलोड करती है, नाटक के बाद में 15-20 मिनट के बाद में स्टेज खाली करके स्टेज बस में चढ़ा के सामान और गायब हो जाती है। किस किस्म की ऊर्जा के लोग हैं ये। और रेपर्टरी वगैरह के लोग भी काफी उस समय खड़े होके हम लोग का काम देखते थे। एनएसडी रेपर्टरी में भी चर्चा होती थी इसकी। तो उस समय तो परचम ही एक अलग था वो। हाँ, तो लोगों के लिए बहुत बड़ा उदाहरण था भारत में। तो स्कंदगुप्त में के टाइम तक हमारी टीम बहुत अच्छी बन गई थी। कारंजी और कहने भी लगे थे, इवन उस समय के सचिव, भारत भवन के न्यासी सचिव अशोक वाजपेयी वगैरह भी कहते थे कि रंगमंडल की म्यूजिक टीम बड़ी स्ट्रांग होती जा रही है। और उसका कारण यह था कि उसमें मैं म्यूजिक संभालता था, 2 मणिपुर के लोग थे जो संगीत वाद्य यंत्रों को संभालते थे। मेरी वाइफ सुभाषी उड़ीसा की हैं, लेकिन दिल्ली होते हुए वो भोपाल भारत भवन में उनको सिलेक्ट कर लिया गया था। तो वो बड़ी दमदार आवाज की गायिका,
कि रंगमंच में जो चाहिए आवाज, के माइक को दूर हटा दो तो भी आवाज आखिर तक पहुंचने वाली। और भी 2 सिंगर लिए गए थे उस समय, एक स्थानीय भी थे, तो और फ्लूट बजाने के लिए एक लड़के को लिया था। तो कुल मिला के हमें बाहर के से डिपेंड नहीं करना पड़ता था। तो अंधायोग और स्कंदगुप्त ऐसे नाटक थे जिस पर एक आपकी थोड़ी समझदार म्यूजिक टीम का होना जरूरी है। म्यूजिक टीम हो सकती है बड़ी, लेकिन समझदारी उसमें बहुत चाहिए कि किस समय क्या बजाना है। जैसे मान लीजिए कि कृष्ण की ध्वनि है, कृष्ण की जब स्पीच होती है कि माता प्रभु या परात पर, तो उस समय पर क्या आलाप देना है, क्या उस समय फ्लूट में बजना है, या जब अश्वत्थामा का जब ब्रह्मास्त्र का जो सीन हो रहा है कि रक्षा करो तुम अपनी अब अर्जुन, मैंने तो सोचा था कि बलकल धारण कर रहूंगा तपोवन में, और सुनो कृष्ण सुनो द्रोण, ये जो ललकार, और उसके बीच में जो आंधी तूफान और बादलों की गरज, तो बिना साउंड प्लान वैसा किए कि हम रिकॉर्डिंग इस्तेमाल किए हुए, हमने सब वो क्रिएट किया। आपको पता होगा या आपने कभी अनुभव भी किया होगा, 3 mm की प्लाई जो पतली सी होती है ना, जो बड़ी झूलती झालती सी, उसको लेके 3 लड़के पीछे खड़े रहते थे बैक स्टेज में। और जब शाप के, गांधारी के शाप के पहले जो ब्रह्मास्त्र का और व्यास का जो संवाद है, उस समय पर 3 mm की प्लाई को पकड़ के 2 लड़के हिलाते थे, और वो जो साउंड क्रिएट होता था कि लगता जैसे बादल गरज रहे हैं, और उसके साथ में डिफरेंट साउंड गोंग, ये तो हमने वो देखा कि ये साउंड कोलाज ये कारण जी ने बनाया। तो हम तो पीछे जाकर के कभी देखते थे कि ये पीछे से साउंड आता क्या है, हम तो क्योंकि ऑन स्टेज रहते थे, तो हम 1-2 बार रिहर्सल में पीछे गए तो देखा कि वो एक्टर्स खड़े होकर के और प्लाई को 3 mm की प्लाई को हिला रहे हैं बाकायदा, और बाकायदा वॉल्यूम कम ज्यादा कर रहे हैं, डायलॉग पर नजर है उनकी, पर्दे के पीछे खड़े हैं, लेकिन बिल्कुल भी कैजुअल नहीं है, और वो गड़गड़ाहट उसकी ऐसी आ रही है, संवाद के साथ जुड़ रही है। और फिर वो व्यास का, बाद में चल के व्यास में एक आपको मैं बताऊंगा कि व्यास में हमने जब अंधायुग का शो यहाँ किया मुंबई में, निर्मल पांडे ने जब किया था, तो उसमें व्यास को हमने गाने वाला व्यास बनाया था। उसका एक कोरस, व्यास एक कोरस के रूप में था, और वो काउंटर करता है अश्वत्थामा से, वो म्यूजिक में गाता है व्यास, ये पहली बार प्रयोग हुआ होगा। तो ये जो नाटक थे, और इसके अगेंस्ट बिल्कुल हैवदन और स्कंदगुप्त, मतलब अंधायुग, स्कंदगुप्त और हैवदन, 3 नाटकों का आप देख लें, तीनों की प्रकृति अलग, एक हिस्टोरिकल, एक बड़ा जो है अलग जटिल समस्याओं से, मानवीय समस्याओं से जुड़ा हुआ नाटक, आधा अपूर्णांग, पूर्णांग और अपूर्णांग की कहानी के संपूर्णता कहीं नहीं है, और एक हमारी जो है 18 दिन का महाभारत विभीषिका युद्ध की। तो तीनों के तरीके अलग थे बिल्कुल। अब आप ये बिल्कुल जो ध्वनि प्रभाव से ओतप्रोत नाटक था ये, और इसके सुर भी बिल्कुल अलग थे, जो कि बाद में मैंने अंधायुग किया, जब मैंने म्यूजिक उसका किया, तो मुझे भी एक उससे एक मिला, संस्कार मिला कि अंधायुग को हम बड़ा मेलोडियस नहीं बना सकते, मेलोडियस भी बनाएंगे तो हमें अदायगी उसकी ऐसी रखनी पड़ेगी कि आसन्न पराजय वाली इस नगरी में सब नष्ट हुई पद्धतियां धीमे धीमे। अब ये मैं 2 धुनें आपको सुनाता हूँ, आपको दोनों धुनों का फर्क पता चलेगा। एक पहले हमने जो अंधायुग भारत भवन में बंसी जी के नेतृत्व किया था, उसमें आसन्न पराजय वाली इस नगरी में सब नष्ट हुई पद्धतियां धीमे। ये शाम पराजय की, भय की, संशय की, भर गए तुम से ये सुने जिनमें हे भटक रहा अंदर केवल आ जाते दर्शन
दादा या बंदी आशा या बंदी आशा। ये लंबा गाना है। अब जब मुझे एक करने का जब मौका मिला तो इसमें एक दर्द है, इसमें एक दर्द है इस धुन में। इसके बाद जब मैंने एक दूसरी धुन में काम करना शुरू किया, ये कारण जी ने बनाई थी, तो इसके बाद तो मुझे लगा कि इसमें हो सकता है कि एक्शन भी हो इसमें। हम सिर्फ खाली एक दर्द को, क्योंकि कथा गायन की जो शैली है जो अंधायुग में है, उसका तरीका तो यही है कि हम युद्ध की जो भी एक्शन हुआ वो उसके बाद में अब हम कहानी बता रहे हैं आपको। लेकिन मैंने उसको एक्शन और युद्ध को की और गाने को मैंने जोड़ने की कोशिश की कि हम समझो इन सबको एक बना रहे हैं। तो मैंने हल्की सी धुन का थोड़ा तरीका बदला। अब थोड़ा मैंने उसको एक एरोगेंस भी लिया मैंने। आसन्न पराजय वाली इस नगरी में सब नष्ट हुए पद्धतियां धीरे ये शाम पराजय की भय की संचय भर गए तिमिर से ये सुनने गलियारे जिनमें बूढ़ा झूठा भटक रहा अंदर केवल दो बुझती लपटे बाकी राजा के अंधे दर्शन की बारीकी या आशा वो संजय जिसको ये वरदान मिला है वो अमर रहेगा और तटस्थ रहेगा। वो दिव्य दृष्टि से सब देखे समझेगा उन्हें राजा से संसर्ग जो मुक्त रहेगा ब्रह्मास्त्रों के भय से। ये हाई पिच चला गया एकदम। जो मुक्त रहेगा उलझन से संशय से। अब यार रिदम आ रही है धा 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 धांग 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 धा 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 धांग। संजय भी इस मोहनिशा से घिरकर भटक रहा जाने किस कंटक पथ पर। संजय भी इस मोहनिशा से घिरकर भटक रहा जाने किस कंटक पथ पर। तो यह मैंने प्रभाव रहा होगा। थिएटर का ये रखी मैंने कि जहां पर ये अगर ये है भटक रहा है वो संजय भी इस मोहनिशा से गिरकर, तो वो भटकना ऐसा नहीं है, वो भटक रहा है तो उसके पास ऐसी चीजें गुजर रही है, कोई जैसे रॉकेट निकला, कहीं से कोई तलवार निकली, कहीं से कोई तीर निकला, अलग अलग बिंबों में, अलग अलग प्रतीकों में। हाँ, अल्टीमेटली हम यूक्रेन को और हम जो देख रहे हैं आज, मैं वो दृश्य जो देखता हूँ, रॉकेट लाइन से मारे जा रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ कि शायद अंधायुग का गाना के पीछे भी ये सब हालात रहे होंगे। बिल्कुल। हम जब युद्ध तो युद्ध ही होता है ना, युद्ध तो युद्ध ही होता है, चाहे उस जमाने का हो या आज का हो, युद्ध की तो विभीषिका वही होगी इन नाटकों का असर। उसके बाद में हम एकदम जब स्कंदगुप्त में आ जाते हैं तो स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद और बड़ी इतने दुरूह नाटक को कि मतलब कारण जी के अलावा किसी ने तो छूना भी नहीं चाहा था उस नाटक को, लेकिन उसको कैसे सरस बनाया जी, उसकी याद उसमें उसका जो मैंने कहा ना कि मेरी उस समय की संगीत टीम इतनी अच्छी रंगमंडल में 5-6 साल के अनुभव वाली हो चुकी थी कि उसमें गायक गायिकाओं का बहुत हाथ था। एक्टर्स तो थे ही, एक्टर्स आप उस समय अंदाजा लगा लो, स्कंदगुप्त में विपिन शर्मा थे, जीतू शास्त्री थे, उस समय के सब रंगमंडल के जो आज भी यहाँ पर भी हैं वो लोग भी सीनियर मोस्ट थे। लेकिन
एक तरीके की म्यूजिक टीम ने इतना बढ़िया उस समय काम किया कि नहीं तो कभी दोबारा कभी मौका मिला तो वाइफ को साथ में बैठाएंगे और हाँ। उनके जो आलाप थे, उनके अरे आलाप वो भी ऐसे तो क्या खूब गाती हैं, उनका तो स्वर ही है बिल्कुल। उनके आलाप थे कारण जी जिस तरीके से। अब आप उदाहरण देखिए कि अरुण ये मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को। तो वो सिंगर को कारण जी ने मेरे सामने की बातें कहा कि इतना मीठा आपका के शब्द निकलने चाहिए जैसे शहद मुंह में घुसा हुआ है, शहद भरा हुआ है। ये अरुण ये मधुमेह देश हमारा, आप ऐसे के शहद भरा हुआ है आपके मुंह में, इतने मीठेपन से आपको गाना है ये। यह एक आलाप था जो सुभाश्री लेती थी, वो आलाप में इतना अकेलापन है कि आप कहाँ खो गए हैं। जिसमें वो फिर गाना होता है आहा वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश। तो ऐसी जब आपको टिप्स दी जाएंगी तो कैसे अभिनेता या गायक उससे प्रभावित हुए बिना रह सकता है। अब अरुण ये मधुमेह देश हमारे कितनी प्यारी धुन उन्होंने बनाई थी। जहाँ पहुँचे अनजान क्षितिज को मिलता है सहारा, अरुण यहाँ मधुमेह देश ये जब होता था तो उसके बाद मातृगुप्त की पूरी एक लंबी कविता चलती थी और फिर लघु सुर धनु से पंख पसारे, और एक तरफ देवसेना को लेकर के जो पोइट्री थी कि घने प्रेम बैठ चाहलो भवरा तप से तापित जब वो ये स्कंदगुप्त को पहली बार जब देखती है देवसेना, पीलो छवि रस माधुरी सींचो जीवन जीलो सुख से आयु यह माया मिलो स्नेह से अब युद्ध की विभीषिका के अंदर जहां पर वो फिर हूण आ जाते हैं और फिर जो ये तीनों महिलाएं कमला और जया और देवसेना और पूरा उनका करती हैं, वहां फिर स्कंदगुप्त बचाने आते हैं और स्कंदगुप्त को घायल करके हूण सैनिक चला जाता है। तो वहां पर ये कि पीलो छविरस माधुरी जीव जीव सींचो जीवन वेल जीलो सुख से आयु भर ये माया का खेल मिलो स्नेह से गले घने प्रेम तरु। धीरे 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 उनका स्कंदगुप्त का और देवसेना का आई कांटेक्ट होता है और देखिए कि तलवारों की बीच में खनक के बीच में एक पोएट्री को कैसे एक उसका असर पैदा कर दिया। ये कारण जी का कमाल था। और हमने बाद में बहुत सारी चीजें हमने खुद ने की, लेकिन हमें लगा कि नाटक का जो एक दिमाग में जो एक कारण जी ने जो हमें शिक्षा दी है या जो हमें एक हमारे अंदर स्ट्रक्चर एक दिया है कि हमें ऐसा सोचना चाहिए या सोचना पड़ेगा तभी तुम अच्छा काम कर पाओगे या एक कारगर काम कर पाओगे, तो वो हमने आज भी हमारे पास है। वो तौर तरीके हम कई बार अपनाते हैं और एक आजाद ख्याली के साथ में जो रंगमंच का संगीत करना चाहिए, ये सबसे बड़ी उन्होंने सीख दी हमें कि जीरो से शुरू करो। बिल्कुल नहीं फिल्मों में जैसे हम कहते हैं ना कि ये गाना थोड़ा उस जैसा चाहिए, ये गाना उस जैसा चाहिए, ये गाना इस जैसा चाहिए, ये गाना इस जैसा। बोले रंगमंच में ये भाषा नहीं कभी इस्तेमाल होती है। रंगमंच में हम तो अभी नाटक देख रहे हैं, अभी घट रहा है,
अभी ये गाना आया है, मुझे अभी से अभी इसको ढालना है, आज की तारीख में इस जैसा उस जैसा, इसकी झलक उसकी झलक, ये मीडिया में बहुत चलता है ना हमारे फिल्म लाइन में। आपने मीडिया की बात की तो आपने तो टीवी और फिल्मों के लिए भी संगीत दिया है, तो लेकिन नाटकों में संतुष्टि जो मिलती है वो क्या टीवी और उसमें मिलती है? नहीं, जैसे मेरा अनुभव है, आपके साथ ही मेरा अनुभव है, तो मैं उसको संतुष्टि मिली, उसको मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ, क्योंकि आपके साथ मैंने 2 नाटकों में भी जुड़ा, और गैलीलियो में आपने गीत लिखे थे जो नेहरू सेंटर में हुआ था, उसमें कितने कमाल के गीत आपने लिखे, और हमारा संपर्क भी कैसे हुआ था, एक बड़ा करिश्माई वो था कि गहरी जान पहचान तो नहीं थी, लेकिन फिर भी एक आपके टैलेंट का मुझे भी पता था, और जब बात चली तो आपसे ये काम कराया जाए तय हुआ, और आपने बखूबी उसको अंजाम दिया। और फिर उसके बाद में पीहर एक सीरियल में, वो तो कमाल का, वो तो कंपोजिशन आज भी लोग उसको गुनगुनाते हैं, तो उस तरह का। तो मैं ये कहूंगा कि मुझे अगर संतुष्टि मिली मीडिया में भी, तो उसमें आप जैसे लोगों का हाथ है, गुणीजन जहां होंगे, और काम कराने का तरीका और काम करने का तरीका जिनके पास होगा, जिसमें सुकून भी का भी माहौल चाहिए। हमने धुन पर कितना काम किया था, आप मेरे घर आया करते थे, हम लोग कई घंटे बैठे लगातार धुन पे काम किया, शब्दों पर काम किया, तब जाके वो चीज, अगर बहुत हम मीडिया का काम अलग अलग होके बंटवारे के साथ में करेंगे कि ये काम आपका है, आप कर लीजिए, मुझे भेज दीजिए, तो नहीं हो सकता। इसमें भी आमना सामना बहुत जरूरी है। आपके साथ जुड़ के तो मुझे भी बहुत आनंद आता है जब भी मैं आपसे जुड़ा हूँ, और हमें अभी एक साथ बहुत काम करने हैं। अमोद भाई, आज इतना कुछ, इतनी संपदा है आपके पास, संगीत की संपदा है, बहुत कुछ हासिल है, इसके बाद भी कोई खलिश है, कोई बेचैनी है, कोई तड़प है, कोई सपना जो अभी भी तिलमिला रहा है आपको? नहीं, थोड़ी अच्छे काम करने की इच्छा तो हमेशा रहती है, और हर नया काम अच्छे से किया जाए। एक तो क्या है, नए काम करने की मैं 2 चीजों की अनुभूति होती है मुझे। मैं कभी भी कोई भी काम को, या किसी नाटक के या किसी भी और संगीत को भी, मैं हमेशा डर के लेता हूँ। मैं एक बहुत घमंड के साथ में कि मैं इसको तो मेरे लिए चंद दिनों की बात है, बस कुछ दिनों में मैं कर लूंगा, ये कर लूंगा। मुझे कम दिन देने का बड़ा डर लगता है कई बार। जैसे मैंने शुरू में कहा, एकदम अपने शुरुआती दौर की बातचीत में, कि मुझे नाटकों की रिहर्सल में बैठ करके और उस काम को देखते हुए में कॉन्फिडेंस मेरा डेवलप होता है, और मुझे एक तरीके से वहां से मुझे सुरों का एक आना जाना शुरू हो जाता है, ध्वनियों का मिलना जुलना शुरू हो जाता है। तो नए लोग काम करें, थिएटर से जुड़े रहें, और हमें चुनौती की तरह हमें कई अच्छे अच्छे काम हमसे कराएं, वो ऐसी इच्छा है। लेकिन मेहनत करने से हमें कतराना नहीं चाहिए। हम 25 साल या 30 साल के अपने एक्सपीरियंस को झोले में रख करके घूमते रहें और कहें कि अब हमसे मेहनत की जरूरत ही नहीं, हम तो अपने एक्सपीरियंस से कर लेंगे, तो बस ये इच्छा नहीं है मेरी कि मैं किसी काम को हल्के में लूं, ये मेरी इच्छा नहीं है बिल्कुल। और हर काम को मैं डर के लेता हूँ, एक सहमे हुए ढंग से शुरू करता हूँ कि भाई क्या होगा, कैसे होगा, और फिर जब अच्छा होने लगता है तो खुशी होती है। तो कहते हैं ना कि पहले खून सूखता है, कोई नया थिएटर का काम मिलता है तो पहले तो लगता है कि जान जा रही है, भाई जाओ पानी पिलाओ, मुंह सूख रहा है। उसके बाद में फिर जो आनंद की प्राप्त होती है, लेकिन उस आनंद की एक जर्नी है, उस जर्नी के गुजरने पर ही आनंद की प्राप्त होती है। भाई, आपकी यही सरलता, जो आप में ये सहजता है, और जो इस तरह का लगाव, अपने कार्य के प्रति जो समर्पण है, यही आपका, और ईश्वर करे आपका कि ये जो रचनात्मक मनोबल है इसी तरह बना रहे, और आप नए नए प्रयोग करें,
देखिए बातों बातों में समय का पता ही नहीं चला। मैं भारतेंदु नाट्य अकादमी के मेरे 2 अनुभव को हल्का सा मैं शेयर जी करना बिल्कुल बिल्कुल। भारतेंदु नाट्य अकादमी का एक बहुत बड़ा ये काफी दिनों से ये चल रहा है और अच्छी बातचीत के काफी लोगों ने उदाहरण इसमें मुझे मिले हैं। तो भारतेंदु नाट्य अकादमी में मैंने अभी हाल ही के दिनों में स्कंदगुप्त नाटक का मुझे करने का मौका मिला सलीम आरिफ साहब के। और इसके पहले 2018 में भी मैंने करीब 10-12 दिन क्लासेस ली। तो वहाँ के बच्चों को और वहाँ पर जो जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें पूरी की पूरी संभावनाएं अच्छे से अच्छा काम कर गुजरने की, मैंने वहाँ की लाइब्रेरी देखी, मैंने वहाँ के जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स का जो भंडार देखा, तो मुझे लगा कि यहाँ पर इतना 3-4 थिएटर ग्रुप चल सकते हैं, इतना सामान है। और मैं जिस दौर में गया और उस दौर में काफी चमक वाले लोग मतलब रहे हैं और उन्होंने मुझसे राय जो मेरी मानी, उसके लिए मैं भारतेंदु नाट्य अकादमी का मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ। एक बार तो मुझे ऊपर गेस्ट रूम से बुलाया नीचे खरे साहब ने और बोले नीचे आओ, और नीचे पूरे इंस्ट्रूमेंट्स को ऑडिटोरियम में रख दिया और वहाँ के जो अधिकारी निर्देशक थे उनको भी बुलाया और कहा कि ये सारे इंस्ट्रूमेंट आप बताओ कैसे जल्दी से जल्द ठीक हो सकते हैं, आप अपने सुझाव दीजिए। और उसी 5 मिनट के अंदर उन सारे इंस्ट्रूमेंट्स के रखरखाव का क्या प्लान बना। और मैं देख रहा हूँ बाहर गाड़ी खड़ी हुई है, गाड़ी में सब इंस्ट्रूमेंट ठीक होने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसी इच्छा शक्ति अगर है तो मैं कह रहा हूँ कि भारतेंदु नाट्य अकादमी में इतना बड़ा एक और पुराना परिवार है वो कि उसमें बहुत काम हो सकता है, बहुत गुंजाइश है। मैं हमेशा उसके लिए शुभकामनाएं देता रहूंगा, दुआएं करता रहूंगा कि ये अच्छे से संस्था चले और इतना सामान है उस सामान का आनंद उठाएं। इतने इंस्ट्रूमेंट है वहां पर, वहां से संगीत के जानकार लोग निकल सकते हैं वहां से, इतना सामान है वहाँ म्यूजिक का, इतना कहीं मैंने बड़े बड़े ग्रुप में नहीं देखा। नहीं, आप जैसे लोगों का मार्गदर्शन मिलेगा तो बिल्कुल, क्योंकि संभावनाएं तो बहुत हुई और बहुत सी बातें हुई, अभी भी मन भरा नहीं है, लेकिन क्या करें, समय हो चुका है। तो मैं आपके लिए सिर्फ इतना ही कहूंगा कि सूरमा जिसके किनारों से पलट जाते हैं, सूरमा जिसके किनारों से पलट जाते हैं, मैंने कश्ती को उतारा है उसी पानी में। तो आपने जिस ढंग से अपने आप को संवारा है और अपनी सहजता से आज तक अपने आप को इस काबिल बनाया है, ईश्वर करे आप में यही दमखम हमेशा रहे। और आप रंगनाथ के मंच पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा। हम जल्दी ही दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद अमोल भाई। इसी आशा के साथ मैं भी आपका को धन्यवाद देता हूँ और भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और जल्दी से दोबारा मिलेंगे इसी आशा के साथ। नमस्कार।